गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बिहार का मध्यकालीन इतिहास आज हम लोग का शुरू हो रहा है। प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, और अब मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल किस काल को कहते हैं? तो 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, जब तक अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ तब तक मध्यकालीन इतिहास था। ठीक है, मध्यकाल 8वीं सदी से शुरू हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन राजा थे, हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश के थे, उनकी मृत्यु के बाद मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया और 18वीं सदी तक ये चलता रहा। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में बिहार में क्या क्या घटनाएं घटी हैं ये हम लोग देखते हैं। सोर्सेस क्या क्या रहे मध्यकालीन इतिहास, कैसे हम जानते हैं कि मध्यकाल में क्या क्या हुआ है, उसका क्या क्या स्रोत है, इतिहास का क्या क्या स्रोत है। तो इतिहास का सबसे पहला जो स्रोत होता है, दो तरह के स्रोत होते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है साहित्यिक, लिटरेरी सोर्स। ठीक है, तो एक आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक, तो इसमें जैसे इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख का मतलब बताए थे, जैसे कि पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है, पिलर्स पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, स्तंभ बना के दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। फिर क्वाइंस, यानी उस समय के राजा महाराजा ने जो क्वाइंस चलाए वो क्वाइंस। बिल्डिंग्स, ठीक है, उनका बनाया हुआ महल वगैरह जो आज बचा हुआ है, उनकी बनाई हुई मंदिरें, ये सब। और स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ, ठीक है, उस समय की जो मूर्तियाँ पाई गई हैं। और दूसरा है लिटरेरी सोर्स, मतलब साहित्यिक स्रोत क्या है, यानी किताबें क्या हैं। किताबें भी होती हैं जिसमें कुछ कुछ लिखा होता है उस ज़माने के बारे में, जैसे कि अकबरनामा एक किताब है जिसमें अकबर के विषय में लिखा हुआ है। ठीक है, अकबर के विषय में और अकबर के काल के टाइम में क्या क्या घटनाएं घटी, उसको अबुल फजल ने लिखा था। ये अकबर के दरबार में एक नौरत्न थे और इन्होंने ही अकबरनामा लिखा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। इसके बाद और भी किताब है, जैसे तबकाते नासिरी, इसको मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था। तारीख़े फ़िरोज़ शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। फ़िरोज़ शाह, ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक वंश के राजा थे, उनके बारे में, उनके काल के समय में तारीख़े फ़िरोज़ शाही जो है वो लिखा हुआ है, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तुजुके बाबरी, बाबर के बारे में बाबर ने खुद ही लिखा था। ठीक है, ये एक आत्मकथा है, बाबर ने खुद ही लिखा था तुजुके बाबरी। और इसके बाद है तारीख़ शेर शाही, शेर शाह के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बिहार है और बिहार में हम लोग जानते हैं कि शेर शाह बिहारी थे। तो ये लिखा था अब्बास सरवनी ने। ठीक है, इसमें ये जो 3 किताबें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर आपको सब याद रखनी है। तबकाते नासरी, मिन्हाज उस सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी, अकबरनामा अबुल फजल, तुजुके बाबरी बाबर, और तारीख़ शेर शाही अब्बास सरवनी। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे पाल डायनेस्टी। मध्यकालीन भारत में जो सबसे पहला है वो है पाल वंश। ठीक है, ये ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि मेंस के लिए भी पाल वंश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी के मेंस में भी पाल डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाल जो है वो भारत में कहाँ थे? ठीक है, पाल इन बंगाल एंड सम रीजन्स ऑफ बिहार, बंगाल और बिहार के इलाकों में, स्पेशली बंगाल और बिहार का भी कुछ इलाका, क्योंकि उस टाइम बंगाल बिहार मिक्स ही था एक तरह से। तो पाल वंश जो है ये बंगाल बिहार के इलाकों में था। ठीक है, इसके फाउंडर थे गोपाल। गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक थे। गोपाल वो एक बुद्धिस्ट थे, ही वॉज बुद्धिस्ट एंड बिल्ट द मोनास्ट्री ऑफ ओदंतपुरी। उन्होंने ओदंतपुरी का जो महाविहार है वो बनवाया था। ठीक है, मोनास्ट्री क्या होता है? मठ, बौद्ध लोगों का, जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं वगैरह दी जाती हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, वो होता है मोनास्ट्री। तो गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ बनवाया था, यानी महाविहार बनवाया था। आज इसका जो रिमेन्स है वो थोड़ा बहुत बिहार शरीफ में मिल सकता है, यानी कि अभी टूट फूट गया, थोड़ा बहुत आपको बिहार शरीफ में मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है कि ओदंतपुरी कहाँ था, तो बिहार में, और बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ में। और किसने बनवाया था? तो गोपाल ने ओदंतपुरी जो विहार था वो बनवाया था। नेक्स्ट गोपाल के बेटे नेक्स्ट हैं धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल जो है ये अगले राजा थे और ये पाल वंश के एक महान राजा हुए। ठीक है, इनके टाइम में पाल वंश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रगति किया और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, धर्मपाल के टाइम पर धर्मपाल ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। ठीक है, ही वॉज इन्वॉल्व इन ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिगुट संघर्ष। ठीक है, त्रिगुट संघर्ष में ये इन्वॉल्व थे। ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल क्या है?
त्रिगुट संघर्ष, इस संघर्ष में मतलब 3 राजा जो है संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग इस मैप में इसको देख सकते हैं, ठीक है, मैप में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए पाल जो बंगाल बिहार साइड में है, नीचे महाराष्ट्र की तरफ है राष्ट्रकूट, और गुजरात में है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार गुजरात के थे, और पाल बंगाल के, और नीचे महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट। तो ये तीनों, इन तीनों वंश के राजा जो है वो आपस में लड़ रहे थे, और इसी को कहते हैं हम लोग ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। किस लिए लड़ रहे थे? तो यहाँ बीच में एक इलाका है जिसका नाम है कन्नौज, है ना, कन्नौज ट्रायंगल। तो कन्नौज के लिए ये तीनों लड़ते थे कि कन्नौज जो क्षेत्र है उस पर कौन विजयी होगा, कौन उसको जीतेगा, इसीलिए ये तीनों लड़ते थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिगुट संघर्ष। और इस संघर्ष में जो है कभी पाल जीत जाते थे, कभी पालों का कन्नौज पे कब्जा हो जाता था, तो कभी राष्ट्रकूट का, कभी गुर्जर प्रतिहार का, किसी का भी कब्जा कन्नौज पे होता रहता था। तो धर्मपाल के टाइम में जो कब्जा है वो धर्मपाल के पास था, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि धर्मपाल एक मतलब पावरफुल राजा था, क्योंकि वो इस ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुआ विथ गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, और उसने जीता भी, ठीक है, कन्नौज को कुछ समय के लिए ये जीता भी था। देखते हैं इसके बारे में और धर्मपाल के विषय में। ही वॉज अ बुद्धिस्ट, वह भी एक बुद्धिस्ट था धर्मपाल, एंड फाउंड विक्रमशिला महाविहार इन भागलपुर, और इसने भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए और पढ़ने के लिए महाविहार की स्थापना इसने विक्रमशिला महाविहार का भागलपुर में, इसीलिए भागलपुर का एक नाम विक्रमशिला भी है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि भागलपुर का पुराना नाम विक्रमशिला ही था, और विक्रमशिला एक्सप्रेस करके चलता भी है भागलपुर में। तो विक्रमशिला महाविहार जो है वो भागलपुर में इसी ने बनाया था धर्मपाल ने। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ उत्तरापथ स्वामी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक टाइम ऐसा आया कि पूरे नॉर्थ बिहार को, पूरे उत्तर भारत को इसने जीत लिया था, ठीक है, तो इसीलिए इसको उत्तरापथ माने उत्तर का स्वामी कहा गया, उत्तर भारत को जीता था इसलिए उत्तरापथ स्वामी। खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, खालिमपुर से एक कॉपर प्लेट में, कॉपर प्लेट का मतलब कॉपर का, तांबे का एक पत्र टाइप का इस तरह से, और इसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो उसको बोलते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये खालिमपुर से पाया गया है, वो इसके बारे में ही है, ठीक है, धर्मपाल के बारे में। ही अडॉप्टेड, और भी टाइटल्स इसने अडॉप्ट किए, जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, ठीक है। इसके पहले इसके पिता जो थे गोपाल, उन्होंने ये सब टाइटल कुछ भी एज्यूम नहीं किया था, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही रहे थे, और फिर ये आ जाते हैं धर्मपाल, और ये बहुत महान राजा होते हैं। और इन्होंने उत्तरापथ स्वामी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तरापथ स्वामी और विक्रमशिला महाविहार, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी उसने अडॉप्ट किया था। और भी कुछ जैसे महाराजाधिराज, तो बहुत सारे राजा ये टाइटल एज्यूम कर लेते हैं, महाराजाधिराज, फिर परमेश्वर, परम भट्टारक। ही गिव पैट्रोनेज टू नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय भी उसमें बना हुआ था, और इसने उसको भी पैट्रोनेज दिया, मतलब उसको भी वो संरक्षण देता था, पैसे देता था। धर्मपाल जो है वो इस विश्वविद्यालय को भी संरक्षण दिया था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और आप लोग को ये चीज़ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देवपाल ही कंकर्ड उत्कल, ठीक है, देवपाल धर्मपाल के पुत्र थे, ये भी बहुत ही पावरफुल राजा हुए। ये क्या किए, ये उत्कल को जीते। उत्कल क्या था, उड़ीसा, उड़ीसा का एक और नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अशोक के टाइम में उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था, और अभी देवपाल के टाइम में उड़ीसा को उत्कल तट कहा गया। उड़ीसा का जो तट है उसको कहते हैं उत्कल तट, अभी भी कहते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, उत्कल तट कहाँ है, उड़ीसा में है, तो उसको इसने जीता था। एंड प्राग ज्योतिषपुर, असम का सबसे पुराना नाम था प्राग ज्योतिषपुर, और उसका एक और नाम है कामरूप, ठीक है। ये दोनों याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामरूप किसको कहा जाता था, तो असम को कहा जाता था। कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर, ये भी असम को ही कहा जाता था, ठीक है। कामरूप इसलिए कहते थे, यहाँ पे असम में एक बहुत बड़ा मंदिर है कामाख्या टेम्पल, आप लोग नाम सुनेंगे कामाख्या, तो कामाख्या टेम्पल के नाम पे ही यहाँ पे इसको कामरूप कहते थे, और प्राग ज्योतिषपुर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को इसने जीता था देवपाल ने। ये कंबोज तक पहुँच गया था, ही रीच्ड अप टू कंबोज। कंबोज कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। ये इतना जीतते जीतते कहाँ पहुँच गया, अफगानिस्तान पहुँच गया। आप लोग को अगर भारत का नक्शा पता हो तो पता होगा अफगानिस्तान किधर है, तो ये उधर तक पहुँच गया था। शैलेंद्र किंग ऑफ जावा, ठीक है, जावा कहाँ है, आप लोग को बताना है कमेंट में कि जावा जो है वो कहाँ पर है।
तो जावा के जो शैलेंद्र राजा थे, शैलेंद्र वंश के राजा, शैलेंद्र डायनेस्टी के, बलपुत्र देव सेंट एन एम्बेसडर टू देवपाल, इन्होंने अपना राजदूत देवपाल के पास भेजा था, एंड आस्क्ड टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री, और कहा था कि क्या मैं आकर वहाँ एक मोनेस्ट्री बनवा दूँ। मतलब ये जो राजा थे बलपुत्र देव, ये एक विहार बनाना चाहते थे, ठीक है, यहाँ नालंदा में, ठीक है, बिहार में आकर के वो एक बौद्ध मठ बनवाना चाहते थे, और इसके लिए वो अपना राजदूत भेजे देवपाल के पास पूछने के लिए कि क्या मैं यहाँ पे आके एक बौद्ध मठ बनवाऊँ, ठीक है। तो शैलेंद्र किंग ऑफ जावा, तो आप लोग बताना है कि जावा जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट पाल डायनेस्टी, मतलब देवपाल। देवपाल हम लोग पढ़ लिए। अब देवपाल के बाद क्या होता है कि आफ्टर देवपाल द ग्लोरी ऑफ पाल एम्पायर वैनिस्ड, जो ग्लोरी था पाल एम्पायर का वो खत्म हो गया। वो मेन 3 राजाओं तक ही रहता है, आप लोग को ये तीनों को एकदम याद कर लेना है, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, ठीक है। उसके बाद इसका जो ग्लोरी था वो खत्म हो गया, 100 वर्षों तक लगभग खत्म रहा। फिर एक राजा आता है जिसका नाम रहता है महीपाल, ठीक है। ही रिकवर्ड इट्स फॉर्च्यून टू सम एक्सटेंट, यानी थोड़ा बहुत वो पाल एम्पायर को मजबूत करता है महीपाल जो है, इसीलिए इसको सेकंड फाउंडर भी कहते हैं पाल एम्पायर का। इसीलिए इंपॉर्टेंट है महीपाल, क्योंकि ये कभी पूछ सकता है कि हु वाज द सेकंड फाउंडर ऑफ पाल एम्पायर, तो महीपाल सेकंड फाउंडर, और फर्स्ट फाउंडर कौन है, गोपाल, ठीक है। और लास्ट रूलर पाल डायनेस्टी के थे मदन पाल। इसके बाद सेन डायनेस्टी आ जाता है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, सेन डायनेस्टी, ठीक है। अंतिम रूलर पाल डायनेस्टी के हो गए मदन पाल, ठीक है। उसके बाद आता है सेन वंश। लेकिन पाल जो डायनेस्टी है वो अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आर्ट एंड कल्चर मतलब उस टाइम पे ऐसा बहुत सारा मंदिर वगैरह बना था, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी थी, पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो ये भी देखते हैं क्योंकि मेंस में क्वेश्चन रहता है पाल डायनेस्टी से। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे मूर्तियाँ जो बनती थी वो 2 टाइप की होती थी, एक होता था ब्रॉन्ज कांसे की मूर्तियाँ, और दूसरा होता था स्टोन का, पत्थर का, ठीक है। ब्रॉन्ज का, कांसा का जो मूर्ति बनता था, ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये कास्टिंग मेथड से बनता था। कास्टिंग मेथड क्या होता है, कास्टिंग मेथड का मतलब होता है कि इसको पिघला करके, जैसे एक पहले तो मोम का बना लीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए कि एक मूर्ति बनाना है, तो एक मूर्ति जो है वो मोम का बना लीजिए, ठीक है, मोम का। और फिर इसको क्या करना है, इसके ऊपर मिट्टी से लेप देना है, पूरा मोम का मूर्ति बना के उसके ऊपर मिट्टी से पूरा लेप देना है और उसको गर्म कर देना है। जब उसको गर्म करेंगे तो मिट्टी जो है वो कड़ा हो जाएगा और मोम जो है वो पिघल जाएगा, ठीक है। पूरा ऊपर जो मिट्टी लेपा हुआ है वो ऊपर का पूरा कड़ा हो जाएगा, जैसे घड़ा होता है कड़ा हो जाता है, और अंदर जो मोम है वो पिघल जाएगा। उसके बाद उसमें एक छेद कर देंगे और सारा अंदर का मोम को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर एक ढांचा बन जाएगा, ये मूर्ति की तरह का ढांचा, और फिर उसमें पिघला हुआ ब्रॉन्ज जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कास्टिंग मेथड, लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। तो इस मेथड से ये बनाया जाता था। धीमन और विट्ठपाल वाज आर्टिस्ट ड्यूरिंग धर्मपाल और देवपाल, ये 2 मेन आर्टिस्ट थे जिनको फादर ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्प्टर भी कहते हैं, कांसे की मूर्तियाँ बनाने वाले, ठीक है। ये 2 थे, धीमन और विट्ठपाल, इनको फादर ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्प्टर कहा जाता है। ये दोनों बाप बेटे थे, धीमन और विट्ठपाल, ठीक है, फादर एंड सन। ये दोनों किसके टाइम में थे, धर्मपाल के टाइम में और देवपाल के टाइम में। धर्मपाल के टाइम में धीमन और उसका बेटा विट्ठपाल जो है वो देवपाल के टाइम में था, और ये लोग ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाते थे। तो पाल एम्पायर ब्रॉन्ज की मूर्तियों के लिए बहुत फेमस था। नेक्स्ट है स्टोन स्कल्पचर, यानी पत्थर की मूर्तियों के लिए। और कौन सा पत्थर, तो ब्लैक बेसाल्ट पत्थर, ठीक है, काला बेसाल्ट पत्थर का बनाया जाता था मूर्ति सब। ये मूर्ति सब नालंदा, मुंगेर और कुकरीहार में पाया जा सकता है। नेक्स्ट है पेंटिंग। पेंटिंग भी 2 तरह का होता था उस टाइम। एक तो होता था मिनिएचर पेंटिंग, मतलब लघु चित्र, छोटा चित्र, और दूसरा होता था वाल पेंटिंग, मतलब दीवार पे बना हुआ बड़ा चित्र। तो जो छोटा चित्र होता था, जैसे कि किताबों में होता है छोटा छोटा चित्र, तो उसको बोलते हैं मिनिएचर, ठीक है। और दीवार पे जब कोई जानवर का फोटो दीवार पे बनाना है हाथ से तो बड़ा बनाएंगे, तो वो होता है वाल पेंटिंग, और कॉपी में बनाना है तो छोटा बनता है, तो उसको बोलते हैं मिनिएचर। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी मिनिएचर होता था, लघु चित्र, ये किस चीज़ पे उस टाइम बनाया था, उस टाइम में कागज़ तो होते नहीं थे, तो वो लोग पाम के पत्तों पे, यानी ताड़ का पत्ता जो होता है, पाम लीव्स, ताड़ के पत्तों पे बनाते थे। और कॉपर प्लेट, वही कॉपर का, तांबा का जो प्लेट होता है उस पर बनाते थे, और ताड़ के पत्तों पे बनाते थे। और दूसरा वाल पेंटिंग, दीवारों पे जो पेंटिंग बनता था उसमें खास करके बुद्ध का इमेज बनाया जाता था दीवारों पे, जैसे अजंता गुफा में पाया गया है। फाउंड फ्रॉम, और यहाँ पे बिहार में कहाँ, सराय स्थल एट नालंदा, नालंदा के सराय स्थल में
बड़े बड़े दीवारों पे पेंटिंग्स पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आर्किटेक्चर यानी मंदिर टाइप का क्या बनाया गया था, तो एक तो उदंतपुरी महाविहार बनाया गया था, अभी हम लोग देखे बिहार शरीफ में। ये द मॉडल फॉर फर्स्ट मोनास्ट्री बिल्ट इन तिब्बत, तिब्बत में जो पहला मठ बनाया गया था उसका मॉडल हमारा उदंतपुरी महाविहार ही है। ठीक है, तिब्बत में जो फर्स्ट मठ बनाया गया था उसका मॉडल जो है वो हमारा उदंतपुरी महाविहार है, जो कि गोपाल ने बनवाया था। और रॉक कट टेम्पल्स बनाए गए थे कहलगांव भागलपुर में। रॉक कट टेम्पल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, तो पहाड़ को इस तरह से काट दिए, ठीक है, काट दिए और यहाँ पे मतलब कि गेट ऐसे बना दिए, अंदर से पूरा काट दिए, तो अंदर में क्या हो गया, मंदिर टाइप का बन गया। तो ये हो गया रॉक कट टेम्पल। तो ये कहलगांव भागलपुर में बनाए गए हैं। और भी बहुत से मंदिर उस टाइम पे बनाए जाते थे जो बंगला डिज़ाइन में होते थे। बंगला डिज़ाइन का मतलब होता है बंगला छत, उसका छत ऐसा रहेगा मंदिर का, ठीक है, इस तरह से। तो छत जो है वो ढलुआ छत रहता है, इसको बोलते हैं बंगला रूफ। तो इस तरीके का ये सब आर्किटेक्चर जो है उस टाइम पे बनाया गया था। तो अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए भी पाला एम्पायर बहुत फेमस है। आप लोग को ये सारा कुछ एकदम याद कर लेना है, और जो भी कहा गया है कमेंट में वो लिखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू।